जो बीजेपी तो यही चाह रही ना कि हम एक तरफ हिंदू की बात करें, हिंदुत्व की बात करें, एक तरफ मुसलमानों की बात करें। इसमें थोड़ा सा मैं इंटरवीन करता हूं, चूंकि सेकुलरिज्म और क़यादत का आपने सवाल उठा लिया, नेतृत्व की बात। एक लाइन समझिए, हजरत भी क़यादत के कायल रहे हैं, बहुत मेहनतें कर रखी हैं, इन्होंने अपना वक्त दे रखा है। लेकिन मैं आज कहता हूं, मैंने कल भी एक बयान दिया था, परसों भी, शायद परसों तो आपके चैनल पर ही बयान दिया था, कल मैंने किसी चैनल पर बयान दिया था। मुस्लिम लीडरशिप के मायने ये नहीं है कि हिंदुओं को प्रोवोक करना। मुस्लिम लीडरशिप के मायने ये है कि ग्राउंड जीरो से वो मुसलमान उठाकर लाना जिसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है। और सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां पैसे ना होने की बुनियाद पर उन्हें मौके नहीं देते हैं, चूंकि वो चमचागिरी या चापलूसी नहीं करना जानता, इसलिए उसे मौका नहीं मिलता। तो ऐसे में जो मुस्लिम लीडरशिप की पार्टियां हैं, जो सबको लेकर चलने की सलाहियत भी रखती हैं, उनके तकारीर भी वैसे होते हैं, उनके बयानात भी वैसे होते हैं, उसमें ओवैसी साहब फिट नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं नहीं 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 नो 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 सुनिए, अरे नहीं ना, मैं दो मिनट कि मैं पीस पार्टी का, मैं तो मुस्लिम लीडरशिप की पार्टी का हूं ना, मैं इसलिए कह रहा हूं। ओवैसी साहब को जैसे तेजस्वी जी ने कहा था ना एक्सट्रीमिस्ट, आज मैं एक बात कह रहा हूं कैमरे पर कि अगर आपकी तकरीर से 80% आबादी गोलबंद और यूनाइट होता है तो आप मुस्लिम लीडरशिप के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, मुफीद नहीं हो सकते हैं। इस नपेतुले अंदाज में मैं कह रहा हूं, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं ओवैसी साहब पर, वो लीडर हैं हमारे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मेरी तकरीर से, मेरे बयान से, मेरे मंचों के द्वारा अगर अक्सरियत को गोलबंद करने का संदेश चला जाता है तो यह अकलियत के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसीलिए पीस पार्टी शुरू से इस बात को मानती है। हमारे यहां प्रदेश अध्यक्ष शुरू से गैर मुस्लिम, पहले संजय गुजर थे पीस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, अभी अरविंद निषाद हैं, आपने देखा। और हम सोशल इंजीनियरिंग पर काम करना चाहते हैं, इसीलिए हमारे यहां तकरीर जज्बाती नहीं होती है, ये लाओ वो लाओ, वक्त बचाओ, मार देंगे, जय भीम का नारा लगता है, किनके यहां? अरे नारे तकबीर भी लगता है ना, ये गलत है ना, सियासी नारा ये नहीं, ये मजहबी नारा है ना, हम तो इसके मुखालिफ है ना। तो इसलिए मुस्लिम लीडरशिप की बात नहीं, अगर आप लीडरशिप डेवलप करते हैं तो आपकी तकरीर में खुलफाए राशिदीन का नाम आ रहा और कह रहा इनका बेटा, मैं नहीं कह रहा हूं, लीजिए मैंने वो बात तो सही नोट कर रखा, ये क्या है बयान, बहुत सारी चीजें आप कहते हैं कि अबू बकर का बेटा बनेगा, उस्मान का बेटा बनेगा, अली का बनेगा, क्या कहते हैं उमर का बनेगा, ये उनका बयान है, मेरा नहीं बयान है। तो क्यों नहीं बन सकता? अरे जो है ही नहीं दुनिया में, मतलब ये कहने का मतलब क्या हुआ? उन्होंने कहा कि एक मल्लाह का बेटा 2% वाला बन सकता तो मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता। लफ्ज मोहम्मद को तो बेटा ही नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेटा कहां उनका? क्या फिर सुनिए, अबे मोहम्मद है, फिर वही बात, फिर आप कह सकते थे कि सरवर का बेटा, छोटे का बेटा, आप हलीम, करीम, सलीम, फहीम कुछ भी कहते, मोहम्मद बोलकर आपने इनडायरेक्टली एक गलत मैसेज दिया। खुलफाए राशिदीन का नाम लिया आपने, खुलफाए राशिदीन का नाम क्यों आपने ले लिया? बाज़ाब्ता सीरियल से अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये नाम है उनका। एक बात बयान। दूसरा, अभी फिर मैं दोहरा रहा हूं, क्या अभी उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि मेरे खिलाफ जो भी है, डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, सुशील जी समझो पहले, डेमोक्रेसी है, संविधान की बात, जय भीम कहने का हक वही रखता है जिसको संविधान पर भरोसा है। संविधान में आप ये कहेंगे मेरे खिलाफ जो चुनाव लड़ेगा वो काफिर होगा, मेरे खिलाफ जो चुनाव लड़ेगा वो फिरौन होगा, वो शद्दाद होगा, ये बयान उनके हमारे नहीं है। तो अब जो इनके खिलाफ गया प्रचार करने वो फिरौन हुआ, और उसी फिरौन के घर में आप दावत खाने परसों चले गए गले मिलने। आप खुद इस स्थिति को स्पष्ट कीजिए कि आपका क्या नजरिया। और ये मैं सेकुलर पार्टियों से भी कहता हूं, मुफ्ती साहब तो दोस्त हमारे हैं सेकुलर पार्टी में, लेकिन हमें पता है कि इन्होंने क़यादत के लिए काम कर रखा है। हम लोग बैठते हैं, हमेशा मशवरा करते हैं, भाई कौन सा बेहतर मुफीद होगा। इस पर मुसलमानों को गुमराह कर रहे हो, वैसी दोनों तरफ गुमराही हो गई है, तभी तो हम बीच में खड़े हो गए हैं। मसला कुछ समझ में ये नहीं आ रहा कि एक तरफ ओवैसी साहब रियल में बड़ी तेजी से शिद्दत पसंदी की तरफ बढ़ रहे हैं, मुसलमानों को जज्बाती बिल्कुल बनाए चले जा रहे हैं। इससे
दो कौमों के बीच खला पैदा हो रहा, एक गैप बढ़ रहा, दूरियां हो रही मुसलमानों और हिंदुओं के बीच। वो राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम लीडरशिप का मतलब है कि मुस्लिम मजलिस भी बनी थी उत्तर प्रदेश में, मौर्य बीपी मौर्य जीत के आए थे लोकसभा, चौधरी चरण सिंह की सरकार में डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी को पहले लोगों ने उत्तर भारत में जाना है, ओवैसी साहब को, सालार साहब को बाद में जाना है। सालार मिल्लत को तो बाबरी प्रकरण के बाद भारत के लोगों ने जाना कि सालार मिल्लत है, लेकिन डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी साहब को पहले लोगों ने जाना। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके मुस्लिम लीडरशिप को दिखाया, डेवलप करके, जिसमें एससी के भी लोग थे, ओबीसी के भी लोग थे। उन्होंने जितवा के दिखाया और हुकूमत में शामिल होकर मंत्री बना के उन्होंने दिखाया, और मंत्री भी उन्होंने नॉन मुस्लिम को बनाया, हालांकि नाम उनकी पार्टी का भी मुस्लिम मजलिस था। तो क़यादत का यह मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल कल तक तो कह रहे थे 6 सीट दे दो, ढोल बजा के कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा था, ये सब ऑन रिकॉर्ड है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आंदोलन भी करा उन्होंने तो। आंदोलन भी किया। उसके बाद आपकी तकरीर हो रही कि मैं सीमांचल के बेटा को डिप्टी सीएम बनाऊंगा, यहां तक कि सीएम भी बना दूंगा सीमांचल के बेटा को। कैसे बना दोगे सीएम आप? ये हल्की तकरीर आपने क्यों की? अच्छा, अब आवाम की बात करें, जैसे मोदी जी के भक्त हैं, कुछ भी बोलो मोदी मोदी मोदी, होता ही है ना, वैसे ओवैसी साहब का कुछ भी बोलो हा नारे तकबीर, ये नहीं चलेगा। सियासत में संयम भी चाहिए, हिकमत भी चाहिए, तदबीर भी चाहिए और मेहनत भी चाहिए, और सभी समाज का विश्वास जीतना चाहिए। जो वोट आपको ना भी देना, वो भी कम से कम ये तो ना इल्जाम लगाए कि ये आदमी तोड़ने की सियासत कर रहा है, बल्कि वो ये कहे कि ये जोड़ने की सियासत कर रहा। जरूरत है, मौलाना ने कहा कि इस मुल्क को कब्रिस्तानों के, मदरसे के तहफ़्फ़ुज़ और वगैरह वगैरह के लिए सेकुलरिज्म पर आधारित मुस्लिम लीडरशिप पार्टियां, जिसका भाषण भी सेकुलर होना चाहिए, क्रियाकलाप भी सेकुलर होना चाहिए, वो एक्सेप्टेबल है। जो बिल्कुल अलगाव की बात करे, उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष हैं MIM के शौकत अली, क्या तकरीर थी उनकी? तकरीर थी कि हिंदू कीड़े मकोड़े, याद है ना, वो टीवी पे डिबेट हुआ। मैं कुछ अपनी मन से बोल ही नहीं रहा हूं, अब लोग भूल जाए तो भूल जाए, टीवी पे 2 दिन तक डिबेट हो गया इस पर। साहब ये चलेगा इस मुल्क में? नहीं। हिस्सेदारी की लड़ाई, हमारी लड़ाई क्या? हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री की बनने की नहीं है। न बिहार में कभी बनेंगे हम अपने बल पर, न उत्तर प्रदेश में कभी बनेंगे। हिंदू भाइयों के सहयोग से बनेंगे, जैसे अब्दुल गफूर बने थे। बनेंगे हिंदू भाइयों के सहयोग से बनेंगे, जैसे एक अंतुले बने थे, अब्दुल रहमान अंतुले महाराष्ट्र में बने थे। बनेंगे उनके सहयोग से। तो सहयोग तब मिलेगा जब हम उनसे जुड़कर रहेंगे, जुड़ने की सियासत। मौलाना का ये कहना था, आप उसको उस अंदाज में मत लीजिए। मैं भाव तो हम तो चूंकि हम दोस्त हैं। क्या कहा उसने, तो सारा बेड़ा गर्क कर दिया। उन्हें कौम को एक तरफ कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांग रहे हो, कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, एक तरफ मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, एक तरफ मस्जिदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, एक तरफ आप टोपी वालों की बात कर रहे हैं, टोपी दाढ़ी टोपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि दाढ़ी वाले को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, टोपी वाले तहफ़्फ़ुज़ में नहीं है। उनके तहफ़्फ़ुज़ात की बात करके लोगों को इमोशनल करके वोट मांग रहे हो। एक भी टोपी वाले को उसने टिकट नहीं दिया। भाई उलमा जो है, खासतौर पर मसाजिद हो, मकाबिर हो, खानकाह हो, तमाम चीज़ों पर आज भी देखिए पूरे हिंदुस्तान पर मुसलमानों पर कभी भी जुल्म होता है तो सबसे पहले जमातें हमारी खड़ी होती है, चाहे जमीयत उलमा हो, जमात इस्लामी हिंद हो, जमीयत अहले हदीस हो, या मौलाना जैसे हाफिज गुलाम सरवर जैसे लोग खड़े हो करते हैं। तो इसका मतलब नहीं पूरे हिंदुस्तान का ठेका अवैसी साहब ले चुके हैं। उससे हम मुस्लिम लीडरशिप उससे खड़े नहीं होंगे। आपने क्या किया, किनको टिकट दिया? आपको मालूम नहीं, तमाम टिकट 29 जगह उन्होंने टिकट दिया। जो 2000 वोट लेकर आया उसको भी टिकट, पैसे पे टिकट दिया गया। जो आज लोग जीते हैं सबको, कोई एनडीए में था, कोई और किसी पार्टी में था, उन लोगों को बुला बुला करके टिकट दिया। मौलाना अब्दुल्ला सालिम का नाम सुना होगा, चतुर्वेदी का। उन्होंने पार्टी को 11 साल तक सींचने का काम किया। मुफ्ती अतर जावेद आपके लिए पार्टी के लिए 11 साल तक काम किया। पूरे हिंदुस्तान में जब दिल्ली में चुनाव हो रहा था तो मैं ताहिर हुसैन साहब के लिए, शाहरुख जो ओखला में थे, गली गली में घूमने का, तेलंगाना में मैंने काम किया, महाराष्ट्र में गली गली में काम किया। आपने क्या दिया? आप बिहार को 2-3 दलालों के हाथ में, 3-4 दलालों के हाथ में उन्होंने पार्टी को गिरवी रख दिया। टिकट पर और मौलाना को याद दिला दूं, इस वीडियो को चलाइएगा, काटिएगा नहीं। जाले जहां महागठबंधन ने पिछले बार मशकूर उस्मानी को टिकट दिया था, जो कुछ वोटों से 1000, 10,000, 20,000 जो भी हार जीत तो होता ही रहता, मशकूर उस्मानी, सबको पता था कि अगला टिकट भी मुसलमान को मिलना है जाले से, महागठबंधन की तरफ से, जो कि मिल भी गया था, जो बाद में छीना गया, आपको पता है।
वहां एमआईएम ने टिकट का ऐलान कर दिया, कैंडिडेट दे दिया, जबकि मशकूर उस्मानी बगावत करके लड़ ही रहे थे, तो मशकूर उस्मानी को सपोर्ट कर देते, जो हमने कर दिया, हमने वहां सपोर्ट किया। वोट आए ना आए छोड़िए, हमने अपने हिस्से का काम किया, वो मैं बता रहा हूं। अभी मैं कह रहा हूं कि वो जाले के बाद केवटी, जहां से अक्सर मुसलमान जीतते आ रहा, फिर इस बार फराज फातमी को टिकट मिला था। मैंने कहा कि नहीं, ऐसे लोगों को पुश बैक कीजिए, पीछे से थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। वहां एमआईएम ने टिकट दे दिया। बगल में जाले और बाजपट्टी का सरहद जुड़ता है, विधानसभा का सीमा जुड़ता। बाजपट्टी में मुकेश यादव 38,000 यादव वोट है और 1,40,000 मुस्लिम वोट है। तमाम मुस्लिम मांगते रह गए, पैसा खर्च किया, प्रोग्राम इन लोगों का किया। ये रंजीत राणा भी वहां गए थे, प्रोग्राम हुआ था, वहां की टीम डेरा डाल दी किशनगंज में कि टिकट यहां दीजिए, वहां नहीं दिया। मुकेश यादव के हाथों, मुकेश यादव से पैसा ले लिया कि तुम्हारे एमआईएम को हम टिकट नहीं देंगे। यार ये क़यादत खड़ी कर रहे हैं, क़यादत खत्म कर रहे हैं। नहीं, उसमें तो ये भी हुआ ना कि जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी को जिताना है, उससे पैसा लेकर के एमआईएम को कैंडिडेट देना है, ये भी काम हुआ है। हम तो सबको जानते हैं, डाटा के साथ बताएंगे। और एमआईएम का जो भी प्रवक्ता है, बिहार का जो अध्यक्ष, मेरे सामने बात करे, हम तो सबको एक एक को जानते हैं, एक भी टिकट बगैर पैसे का नहीं दिया। आज जो रोना रोता है, एक आलिम दिन मौलाना असरार हक साहब, मौलाना असरार हक साहब जो सांसद रह चुके 2 दफा और हिंदुस्तान के बहुत बड़े सहाफी में शुमार किए गए थे, उस शख्स का, उनका लड़का सऊद आलम पिछले बार राजद से जीते थे। और जब मेरी बारी आई थी, मैं भी उसी विधानसभा से आता हूँ, जब मेरी बारी आई, मैं जब बात करने लगा तो बिहार का सदर अख्तरुल उमर ने कहा कि भाई वो सीट जो है गोपाल अग्रवाल जीत जाएगा, उस सीट पर हम लोग नहीं जीत पाएंगे। उसका जो आदिल हसन साहब, उन्होंने भी कहा कि नहीं, वो सीट हमने सर्वे किया, वो सीट जो है गोपाल अग्रवाल जीत रही है। जब मैंने उनसे कहा, जब गोपाल अग्रवाल जीतेगा, जदयू का प्रत्याशी जीतेगा, तो फिर आप एमआईएम का प्रत्याशी क्यों दे रहे हो? हमको नहीं दे रहे तो उनको भी मत दो। और नतीजा क्या, उनको दिया आपने, इमोशनल हुआ और हम उसमें थे नहीं होने के कारण फिर वहां पर जदयू का प्रत्याशी जीत गया। तो इस मौलाना का बेटा हारे, मौलाना का बेटा हारे। तो कुल मिला के कहा जाए, बिहार की हार में ओवैसी का एक बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है, इमोशनल कर दिया है लोगों को। ऐसा नहीं होता है, आप बोलिएगा अपने प्रोग्राम में कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं, जो बिल्कुल खतरनाक है ये मुसलमान के लिए। जो 82% हिंदू है, वो क्या बोलेगा कि हम भी सनातनी धर्म के नाम से, श्री राम के नाम से हम भी मुत्तहिद हो सकते हैं? आपको ये बोलने की जरूरत क्या ये एजेंडे में है या किसी पार्टी का मंशूर में ये है कि आप अपने मुसलमान अगर उम्मीदवार है, मुस्लिम जमात है, तो क्या आप ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर टिकट वोट मांगने जाते हैं? एक आखिरी लाइन बता दूं, क्या भाजपा से हम इसलिए नफरत करते हैं या विरोध करते हैं, उसको हम सांप्रदायिक पार्टी मानते हैं, यही तो है ना कारण। क्यों मानते हैं? इसलिए कि वो केवल हिंदुत्व की बात करती है और उसके तमाम सभाओं में जय श्री राम, ये वो धार्मिक नारे लगते हैं। अगर हम भी केवल मुस्लिम की बात करें और हमारी सभाओं में भी अगर तेरा मेरा रिश्ता क्या वाला नारा लगने लग जाए और नारे तकबीर लगने जाए, ईमानदारी से कोई ईमान वाला मुसलमान खुद फैसला करके बताए आपका वीडियो सुनकर कि उसमें और हम में क्या फर्क। बस इतनी सी बात। क्या कोई आदमी 3 टर्म से 4 टर्म से जीत के आ रहा है, क्या उसी को टिकट देना जरूरी तो नहीं है? उसको भी बदलना चाहिए। जैसे अमोर विधानसभा में जिनको टिकट दिया गया जलील मस्तान साहब को, हालांकि उनकी जगह में किसी यंग आदमी को देना था, उनको टिकट दिया गया, वहाँ एक कमजोरी पाई गई। और दूसरा जो उसके अगेंस्ट में था, सबा जफर साहब जो जदयू के प्रत्याशी थे, तो वहाँ जदयू कह करके एनडीए गठबंधन की वजह से उनको वहाँ पर कमजोरी पाई गई। तो दोनों की कमजोरी का फायदा उठा करके एमआईएम के प्रत्याशी ने वहाँ जीत हासिल कर दी। और उसके अलावा ये भी हुआ कि हमारे जो गठबंधन के बड़े नेता थे, जो ऊपर स्तर के, फिर दरमियानी स्तर के, इन्होंने सही बात कही कि ऊपर वाले तो बिल्कुल हेलीकॉप्टर में उतर के प्रोग्राम कर दिए, दरमियान वाले कहीं कहीं गए, छोटे लोग गए नहीं कहीं पर, और जो वर्क होना चाहिए था हमारे यहाँ वो नहीं हो पाया। लेकिन उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार में जो आक्रामक अंदाज में उन्होंने जो सभाएं की है, वो काबिल तारीफ है। उन्होंने बहुत सभाएं किया और बहुत मुकाबला किया, और एक दिन में 16, 17, 15 सभाएं करना कोई आसान नहीं है। उनकी उम्र के एतबार से, उनकी सोच के एतबार से उन्होंने जो कर दिखाया है, मैं समझता हूँ कि पूरे भारत में कोई ऐसा यंग नहीं है जिन्होंने सभा की है। सच्चाई तो यह है। लेकिन यहाँ पर हमारे सीमांचल में 5 सीटों पर जो एमआईएम को जीत मिली है, भले वो लोग जीत गए पुरानी सीटों पर, उन्होंने पूरे बिहार का खेल बिगाड़ दिया। अच्छा, इसलिए बिगाड़ा। आप एक बात बताइए, वैसे साहब तो कांग्रेस को वोट कटवा पार्टी कह रहे हैं आप?
कांग्रेस को वोट पटवा वोट काटे, वरना अभी हम और नहीं, एक बात बताइए, मेरे यहाँ पर जब ये बात तय हो गई थी, जब हम पार्टी में, हम पहले आपको मालूम होना चाहिए, मैं एमआईएम में 11 साल तक था। और अवैसी साहब जो पार्टी को वहां पर विस्तार करने की बात, पार्टी को मजबूत करने की बात आई, तो हम लोगों ने ग्राउंड लेवल से आसमान तक पहुंचाने का काम किया।